हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जय। एक बार फिर से नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो सेकंड क्लास थी उसको आपने बहुत प्यार दिया और आज मैं लेके आया हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड के टॉप 20 क्वेश्चन की फिर से थर्ड क्लास। कौन सी क्लास? लेक्चर नंबर 3, यानी फिर से हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आए हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा, बच्चों ने बहुत सराहा उनको। बच्चों ने बोला कि सर हाँ, ये क्वेश्चन 2023 के अंदर आया था, मैंने अटेम्प्ट किया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन जो आते हैं, अप्रोच जो है वो सिमिलर यही रहती है। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, सेलेक्टिव चीजें हैं। मैं हमेशा, मेरा मोटिव यही रहता है बच्चों को कि सेलेक्टिव पढ़ के सेलेक्ट होना है। साथ ही साथ में इस क्लास के अंदर मैं आपको जो 30 क्वेश्चन बताऊंगा, 20 क्वेश्चन बताऊंगा, वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में 2024 के अंदर भी एक्सपेक्टेड होंगे। उन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बस इस सीरीज को कंटिन्यू करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। साथ ही साथ में इस सीरीज की जो भी पीडीएफ फाइल्स है वो मिलेगी कहीं या नहीं, सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना है, यहां पे ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल का आप सर्च कर सकते हैं जय अकेडमी फॉर नर्सिंग, या फिर लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के नाम से भी टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी ज्वाइन करिए, वहां पर भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पर्सनल डाउट्स रहते हैं कि सर हम किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें, आपसे पर्सनल बातचीत हो जाए, तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर में आपको दे देता हूं 8619850532। ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे टैली कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे सामने रख सकते हैं कि सर सब्जेक्ट रिलेटेड ये इशू है, हमको किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाए। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आपका जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत एजुकेशनल कंटेंट आपको डालता हूँ। आप लोगों में से उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी फॉलो कर रखे हैं, आप भी उसमें से जुड़ जाइए। आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1। एंड सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, आप किस तरीके से आपको करना है। इस क्वेश्चन को आपको देखना है, अप्रोच डेवलप करनी है अपने माइंड के अंदर, और कमेंट सेक्शन में मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताना है। प्रीवियस वीडियो में भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया, बहुत अच्छा है। और सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगा, ये अप्रोच आपके अंदर अगर बिल्ड हो गई तो आप खुद को जज कर पाओगे, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम थोड़ा सा स्टैटिक चले जाते हैं। यानी हम बोलते हैं हाँ ये होगा, ये होगा, ये जो होगा वाली चीज है ना, ये किस हद तक आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो किस हद तक आपको सही लेके जाता है, ये आपको जज करना है। और वो कैसे कर पाओगे? क्वेश्चन देखो, ऑप्शन टिक करो। कैसे करोगे? आप सीधा नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और उसका आंसर करिए, फिर देखिए मैंने जो बताया क्या सही था। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितने परसेंट सही है और कितने परसेंट सही नहीं है। एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इसको लेके। द पेशेंट हैज अ राइट टू गेट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। मरीज को मेडिकल रिकॉर्ड प्राप्त करने का क्या अधिकार है? क्या मेडिकल रिकॉर्ड उसको दिए जाते हैं? तो बात की जा रही है यहाँ पे, क्या ओरिजिनल होते हैं, ईमेल होते हैं, स्कैनिंग होते हैं, क्या होता है? तो आप सभी को पता है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में कहीं ना कुछ ऐसा इशू हुआ है कि हमको एडमिट होना पड़ा है। तो हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसका हमको क्या मिलती है? हमको उसकी जेरोक्स कॉपी मिलती है। ध्यान रखिए, क्या मिलती है? जेरोक्स कॉपी मिलती है। तो हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हॉस्पिटलिटी के अंदर ही जमा हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पे डिपार्टमेंट, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, वहाँ जमा हो जाते हैं। हमको उनकी जेरोक्स कॉपी मिलती है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जहाँ पे हम वापस से रिफंड जो है वो जनरेट करवा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जनरेट करवा लेते हैं। तो उसके लिए हमको जेरोक्स कॉपी चाहिए होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमेशा हॉस्पिटलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में ही जमा रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? कॉपी। सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज। अब मैंने आपको बता रखा था, आपने वीडियोस देखे होंगे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड पे मैंने बता रखा था हैकिंग टूल्स के अंदर कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक चीज है ये, मैंने बता रखी है आपको, क्योंकि जनरल साइंस आपको पता होनी चाहिए। ये वहीं का क्वेश्चन है। अब मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। आपसे रेस्पिरेशन रेट पूछिए, ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेशन रेट बोले, ब्रीदिंग रेट बोले, सेम सिमिलर चीज है। तो रेस्पिरेशन रेट या ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? अगर एक नॉर्मल इंसान के अंदर बात करें तो ये होती है आपकी 12 बार कोई इंसान पर मिनट रेस्पायर करता है। अब यहां पे देखिए 12 वाला जो ऑप्शन है वो सटीक कहां बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो ध्यान रखिए, अगर यहां पे हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर एक रेंज पूछी जाए तो 12 से 16 पर मिनट रेस्पिरेशन रेट होती है एक अडल्ट इंसान की। ये हमारी बुक में भी हम पढ़ते हैं, हमारी बुक में मेंशन भी है। तो यहाँ पे एक रेंज दी गई है, उसमें से ये रेंज जो है वो हमारे आंसर के काफी करीब करीब है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हमारे पास में 10 to 15 जाएगा।
आप में से कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कितने बच्चों का ये करेक्ट आंसर था, क्योंकि बिकॉज ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का सवाल नहीं था, ये हमारे जनरल बायोलॉजी का सवाल था। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख पाएंगे यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, इसमें से कौन सा साइन इन्फ्लामेशन का नहीं है, आपसे ये पूछा गया। अब ये क्या, ये हमारे बेसिकली सेंस ऑफ ह्यूमर का क्वेश्चन है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे कि कौन सा साइन इन्फ्लामेशन का नहीं है, जब हमको चोट लगती है, हम इंजरी होती है हमको, तो चोट लगने पे क्या होता है, जब कोई हमको चोट लगे, इंजरी हो गई, तो क्या होगा, वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। क्यों हो जाती है रेडनेस, क्योंकि यहां पे क्या आ जाती है, आपकी WBC आ जाती है। कौन आती है, WBC, और मोनोसाइट ब्लड से बाहर आ जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, मैक्रोफेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस बोलेंगे। और यहां पे क्या रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, और इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हमको यहां पे क्या होता है, पेन फील होता है। क्या फील होता है, पेन फील होता है। तो अब आप देखिए, रेडनेस बिल्कुल होगी, स्वेलिंग बिल्कुल होगी, हीट जनरेट होगी, बिल्कुल, ये हिस्सा हीट जनरेट करता है। अब ये सारे साइन किस चीज के हैं, ये सारे साइन इस चीज के हैं कि हमको इस बॉडी पार्ट को क्या करना है, टच नहीं करना है। अच्छा, टच क्यों नहीं करना है, टच नहीं करेंगे तो ये बॉडी पार्ट क्या हो पाएगा, हील हो पाएगा। तो हील होगा तो क्या होगा, इजीली हो पाएगा, क्योंकि अगर मान लो कहीं हम बार बार रब करेंगे तो वो सेल हील नहीं हो पाएगी। तो हील ना करने के लिए बॉडी क्या करती है, खुद को प्रिपेयर करती है इस तरीके से। तो जो पोलर है ये हमारा करेक्ट आंसर है एक तरीके से, क्योंकि ये सिंबल नहीं है हमारे इन्फ्लामेशन का। किसका सिंबल नहीं है, इन्फ्लामेशन का सिंबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, बिकॉज बहुत एजुकेशनल कंटेंट मैं ऐसा डिलीवर करता हूं, एंड कोशिश मेरी ये रहती है कि सबसे बेस्ट कंटेंट मैं आपको डिलीवर करूं। तो आपकी तरफ से मेरे को उतना ही सपोर्ट मिलना चाहिए। चैनल पे नए हैं, बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता रखा है, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग, आप सर्च करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। PDF को देखिए, अपनी चीज़ों को इवॉल्व करिए, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस को बढ़ाइए। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स जरूर डालिए यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT इन अ इन्फेंटिस, यानी रिकमेंडेड साइट के बारे में बात की गई है आपसे। अब आप इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया आपसे, सिंपली कि बच्चे के अंदर DPT जो है वो प्रशासन के अनुसार जो साइट है, ठीक है, वो क्या है DPT के लिए। अब मेरे को आप इसका आंसर करके बताइए, DPT के लिए जो प्रॉपर साइट है वो क्या है। अब जो DPT का जो इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, वो कहाँ दिया जाता है, किस जगह दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, DPT का इंजेक्शन दिया जाता है आपका लैटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, यानी जो थाई है, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से खड़ा हूं तो ये मेरा वेंट्रल हिस्सा है, अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो ये मेरा डॉर्सल हिस्सा है, लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये मेरा लैटरल हिस्सा है। अब थाई का लैटरल वाला हिस्सा ये है, तो यहां दिया जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन साइट है DPT के लिए वो क्या है, लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई। तो लेटरल एक्सपेक्ट आप समझ में आ गया आपको, या तो हमारा राइट साइड या हमारा लेफ्ट साइड। ये जो थाई का हिस्सा ये हमारा क्या है, लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में DPT के लिए क्या आएगा, लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई। ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रखा है यूके के अंदर, हो सकता है पॉसिबली कि महाराष्ट्र के अंदर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए, बिकॉज मैंने हमेशा बोलता हूं लिमिटेड सिलेबस है आपका, कहीं ना कहीं चीजें लिंक जरूर करेगी। अगर आपने सिलेक्टिव चीजें पढ़ रखी है तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो इजिली। आपने देखा यहाँ पे लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई। अब आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द इन्फेक्शन इंजेक्शन ऑफ रेडियस आइसोटोप ऑफ द बॉडी, यानी इसने क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस में शरीर में रेडियो आइसोटोप जो है उसका इंजेक्शन दिया जाता है। अब रेडियो आइसोटोप क्या होता है, ये हमारी बॉडी से रेडिएशन निकालता है। जब ये रेडिएशन निकालेगा तो हमको पता रहेगा कि ये जो पार्टिकल हमने इंजेक्ट किया वो हमारी बॉडी में कहाँ है, ताकि हमको लोकेशन पता चल सके। ये तरीके के GPS की तरह काम करता है। किसकी तरह, GPS की तरह काम करता है। तो आपसे यही पूछा गया है, रेडियो आइसोटोप जो इंजेक्शन है उसमें क्या शामिल किया था, कहाँ शामिल किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो रेडियो आइसोटोप है उसको कहाँ यूज करते हैं हम, PET के अंदर। कहाँ यूज करते हैं, PET के अंदर। अब किस तरीके से है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो रेडियो न्यूक्लियोइड स्केन है, ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज अ रेडियो आइसोटोप, यानी जिससे लगातार क्या निकल रही है, विकिरण निकल रही है। जैसे कि हमारे पास में आप सभी को पता है जिनॉन हो गया, ये जिनॉन लगातार क्या करेगी, रेडिएशन निकालेगी। ये जिनॉन लगातार रेडिएशन अगर निकाल रही है, इमिट कर रही है, तो ये बॉडी में जहां पे भी रेडिएशन ये जिनॉन जाएगा वहां पे क्या निकलती रहेगी, रेडिएशन निकलती रहेगी। और हमारे पास में होता है रेडियोमीटर, उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ बॉडी के इस हिस्से से क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है। तो ये इमेजिंग टेक्निक को यूज करके विजुलाइज करते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी बाय इंजेक्ट अ स्मॉल डोज ऑफ रेडियो एक्टिव केमिकल ऑफ अ बॉडी।
तो जब इससे केमिकल्स निकलेंगे, इससे रेडिएशन निकलेगी, तो उस रेडिएशन टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो उससे उस बॉडी पार्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो हम उसको यूज करते हैं पीईटी के अंदर। क्लियर है। अब देखिए बहुत बेसिक, बहुत स्मॉल से क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मैं भी तो देखूंगी मेरे बच्चों को कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो सेंस ऑफ ह्यूमर से कर पाते हैं। टी स्पूनफुल मेडिसिन इज इक्वल टू, मतलब एक जो चम्मच है चाय का, ठीक है, वो दवाई जब हम देते हैं किसी बच्चे को, वो कितने ml होती है, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना किसी भी मेडिसिन का जो मिनिमम अमाउंट हम देते हैं वो कितना देते हैं, 5 ml, और टी स्पून काफी छोटा अमाउंट हम कंसिडर करते हैं, तो टी स्पून क्या होता है हमारा, 5 ml कंसिडर करते हैं। कितना, 5 ml। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसी भी कंट्री के लिए कि एक चम्मच जो है चाय का वो कितना होता है, 5 ml। कई बार क्या होता है कि जो आपकी कप सिरप होती है, सिरप की जो बॉटल्स होती है, उसके ऊपर एक आपने देखा ट्रांसपेरेंट ढक्कन आता है, उस पर 5, 15, 10 ये सब क्या होते हैं, वहाँ पे मेजरमेंट लिखे रहते हैं, ताकि अडल्ट के हिसाब से, चाइल्ड के हिसाब से उसको डिलीवर की जाए कप सिरप या फिर जो भी सिरप है। तो वैसे ही अगर हम बात करें चम्मच, अगर वो इनकेस मान लो वो नहीं है हमारे पास में, या फिर कहीं गिर गया या गुम गया, तो हम एक टी स्पून जो है वो कितना होता है, 5 ml कंसिडर करते हैं अपन। तो ये किसके लिए दिया जाता है, चाइल्ड के लिए दिया जाता है बेसिकली। क्लियर है। चलिए ये चीज आप यहाँ देख सकते हैं, टी स्पून जो है मेडिसिन का वो किसके इक्वल होता है, 5 ml के इक्वल होता है। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है हर जगह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। नाइट्रस ऑक्साइड जो है सिलेंडर, उसकी कलर कोडिंग की जाती है। अब आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अब जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी कलर कोडिंग कैसी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड एक एनेस्थेटिक ड्रग की तरह काम करती किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे आपने देखा डेंटिस्ट लोग इसको यूज करते थे नाइट्रस ऑक्साइड को। आपने देखा एक मूवी है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि उसका नाम क्या है, जिसमें लाफिंग गैस के तौर पे उसको यूज किया गया। अक्षय कुमार की कोई मूवी है, तो उसके अंदर ये यूज की गई। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा उसका कलर होता है फ्रेंच ब्लू। फ्रेंच ब्लू कैलेंडर जो है, सिलेंडर जो है वो यूज होता है हमारे नाइट्रस ऑक्साइड के स्टोरेज के अंदर, ताकि हमको पता रहे, दूर से भी पता चल जाए कि हाँ इसके अंदर क्या भरी हुई है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरी हुई है। क्लियर। आगे बढ़े। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी क्लास कर रहे हैं और लगातार वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे सिंसियर हैं, कहीं ना कहीं उनको जरूरत है एक और सिंसियरिटी, एक रेगुलरिटी की। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग एप्लीकेशन है हमारी। इसके अंदर आपको वेल मैनर में महाराष्ट्र के बच्चों के लिए एक वेल सेटल्ड कोर्स मिल जाएगा, इसका नाम है संघर्ष। यहाँ पे आपकी मॉर्निंग 9 बजे से लेके 12 बजे तक क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे ये क्लासेस कहाँ है आपकी, मंडे टू फ्राइडे। और इन क्लासेस के बाद में आपको क्या मिलेगी, डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके पास में 30 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, वो भी टेस्ट फॉर्मेट में, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ पाए। कैसी क्या चीज़ें हैं, डेमो क्लासेस वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल करवाया गया है एप्लीकेशन पे, आप इसको इंस्टॉल करके जरूर से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में सैटरडे को आपकी होती है बैकलॉग क्लास। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज वीडियो को देखने के बाद में बैचेस को परचेस करेंगे, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि बच्चा वन शॉट मीडियम से क्या कर सकता है, अपनी चीज़ों को और रिकवर कर सकता है, अपने कोर्स को बूस्ट कर सकता है, पीछे जो छुट्टी की चीज़ें हैं उनको भी वापस से कवर अप कर सकता है। तो सैटरडे को होती है आपकी वन शॉट क्लास या बैकलॉग क्लास जो है वो होती है आपकी। एंड संडे होता है आपका टेस्ट डे। संडे को आपका टेस्ट होता है, ये आपका टेस्ट है। यहाँ पे जो भी आपका बैकलॉग है वो सब कुछ इसमें समराइज होकर वापस आपके टेस्ट में आता है। अब एक और डाउट है बच्चों का, वो डाउट क्या है, सर इस कोर्स का प्राइस क्या है। ये कोर्स सिर्फ मिलता है आपको 999 रुपये के अंदर, सिर्फ 999 के अंदर। और ये 999 का कोर्स सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो सबसे पहले 200 बच्चे होंगे, जो पहले 200 बच्चे होंगे उनको मिलेगा ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर। तो आप भी बिल्कुल पहले 200 बच्चे बनिए इस कोर्स के अंदर, ताकि आपको ये कोर्स मिल पाए सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर। इसके अलावा ऐसी भी चीजें हैं, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है जिसने ऑलरेडी कहीं कोर्स परचेस कर रखा है, या वो कोर्स परचेस करने के साथ में एडिशनली आज से ही एग्जाम रिलेटेड तैयारी करना चाहता है, तो इसी एप्लीकेशन पे जय अकेडमी फॉर नर्सिंग पे ही आपको वेडनेसडे और सैटरडे आपका मॉक टेस्ट पेपर होता है। ये मॉक टेस्ट पेपर भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप यूट्यूब के बच्चों के साथ में, आप एप्लीकेशन के बच्चों के साथ में खुद को compete कर पाओगे, अपने आप अपनी रैंक को जज कर पाओगे। तो उसके लिए भी आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और इस टेस्ट के अंदर हिस्सेदारी भाग लेनी है।
अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर डिसिफेंस, यानी क्या पूछा गया आपसे कि संचार की प्रक्रिया में वह प्रक्रिया, यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में भी वो प्रोसेस बताओ जिसके द्वारा प्राप्तकर्ता जो एक्सेप्ट कर रहा है वो जिस एक्सेप्टर की व्याख्या करता हो, एक्सपेक्टर को एक्सप्लेन करता हो। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सपेक्टर को एक्सप्लेन करेगा, ये आपसे सिंपली पूछा गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो जनरली हमने कहीं सुने नहीं होते, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको सेंस ऑफ ह्यूमर और थोड़ा चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्राप्त करता है तो क्या करेगा, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। तो एक्सप्लेन का मतलब होता है कोडिंग करना या डिकोडिंग करना। ध्यान रखना, एक्सप्लेन करने का मतलब होता है डिकोड करना। किसी चीज़ को जब हम खोलते हैं उसको बोलते हैं डिकोड करना, किसी चीज़ को खोलने का मतलब होता है डिकोड करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है वो है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से चीज़ों को एलैबोरेट करना, इंटरसेप्ट करना। आप देखेंगे डिकोडिंग, डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल इज यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज, जिससे कि इंटरप्रेट कर रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं मैसेज को। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। इसमें मैसेज को कन्वर्ट किया गया, बदला गया, जिससे मैसेज समझ में आए किसको, रिसीवर को, जिससे उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट हैड अ एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड मोस्ट क्लोजली, यानी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको क्या किया गया है, ट्रीट किया गया है, वो भी एक्सटेंसिव और प्रोलॉन्ग सर्जरी, मतलब काफी बड़ी सर्जरी चली गई। तो उसके अंदर ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, जिसको बहुत करीब से मेजर किया गया है, मतलब उसका अमाउंट जब फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अगर मान लो सोडियम है तो उसका सोडियम का अमाउंट एक रेंज है, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जरा सा भी नहीं हिलना चाहिए। तो वो कौन सा है, ये आपसे इस एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है, काफी अच्छा, काफी बेसिक क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा आप में से बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे, बिकॉज ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक बार और करवा रखा है आपको शायद फर्स्ट क्लास के अंदर। तो अब आप मेरे को बताइए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। आई थिंक आपने रिप्लाई किया होगा, मैं बताता हूं, वो ऑप्शन है आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, यानी इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने पहले ही बताया कि सोडियम और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। जो आपका हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, उसके लिए इन आयंस का, इन इलेक्ट्रोलाइट्स का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम काफी क्लोजली मेजर करते हैं कि इसके अमाउंट में फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ एबिलिटी फॉलोइंग डिजीज, इलनेस एंड इंजरी इज टर्म्ड, यानी बीमारी में चोट के बाद क्षमता की बहाली, यानी कि एक तरीके से वापस से रिकवर करना, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम। जब कोई इंसान बीमार पड़ता है, ठीक है, किसी इंजरी होती है, तो उसके लिए हम बात करते हैं कि उसको वापस से रिकवर करवाना है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि कोई ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो ड्रग एडिक्ट इंसान को हम कहाँ डालते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर पे डालते हैं। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या, वापस उसको रिकवर करना, जैसा वो पहले था वैसा ही उसको वापस से बनाना। यहाँ पे भी यही पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर या फिर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। क्लियर है, यही यहाँ पे चीजें पूछ रही थी। अब आप सोचिए, ये बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत बेसिक। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो यहाँ पे और एक क्वारंटाइन के अंदर। तो क्वारंटाइन इज नॉट आवर आंसर। यहाँ पे मतलब पूछा गया कि अगर किसी को चोट लग जाए तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या पूछा बोला गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, आप देखेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ, मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी, मेडिकल रिकॉर्ड किसकी प्रॉपर्टी, आपसे ये पूछा गया है। बहुत सिंपल है। अब मेडिकल रिकॉर्ड है किसका, मान लो कल को अगर आप एडमिट हो या मैं एडमिट हूं, तो वो मेडिकल रिकॉर्ड किसके होंगे, मेरे या आपके। मेडिकल रिकॉर्ड जरूर मेरे हैं, लेकिन वो किसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। मेडिकल रिकॉर्ड पे सबसे पहला नाम किसका होता है, मान लो ये कोई फाइल है डॉक्टर की, इसमें सबसे पहला नाम किसका होता है, हॉस्पिटल का, फिर उसका एड्रेस, फिर यहाँ पेशेंट का नाम होता है। तो रिकॉर्ड्स किसके हैं, यहाँ पे पेशेंट्स के रिकॉर्ड रखे गए, लेकिन ये है किसका, ये मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात करें, ये हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन की है। तो यानी है किसकी है, ये हॉस्पिटल की है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे पूछी जाए ये डायग्नोसिस रिपोर्ट किसकी है, देखो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स में फर्क है। रिपोर्ट
पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी। तो रिपोर्ट किसकी है? ये पेशेंट की। लेकिन ये रिकॉर्ड किसका है? ये रिकॉर्ड किसका है? हॉस्पिटल का। इस बातों को थोड़ा गौर से समझिएगा कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। बहुत बारीक चीजें हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं, विच मैथड यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर जो स्टरलाइजेशन करते हैं वो किस टेक्निक को हम यूज बोलते हैं, यानी कि क्या चीजें यूज की जाती है, किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। आप कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे मेरे को, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मशीनरी होती है जिसमें सर्जिकल मैथड से पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ इस तरीके का इक्विपमेंट आपने कभी देखा होगा, एक सिलेंडर, कभी हमारे घर में जो अनाज होता है उसकी एक बहुत बड़ी टंकी होती है, उस टंकी जैसा ये होता है। ये मैंने बस उसका ऊपर का ढक्कन बनाया है और ये कुछ ऐसा सिलेंडर होता है, इसके अंदर मशीनें एंड मीटर लगे रहते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से स्टैंड होता है जहाँ पे हम इक्विपमेंट्स को रखते हैं, यानी सर्जिकल जो भी आइटम्स होते हैं उनको रखते हैं और इस ढक्कन को बंद कर देते हैं। इसके अंदर इतना प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सब डेड हो जाते हैं। तो यानी कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस में काम में आता है। तो इस इक्विपमेंट का नाम क्या है? इस इक्विपमेंट का नाम है ऑटोक्लोविंग। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोक्लोविंग। ध्यान रखिएगा, ऑटोक्लोविंग एक ऐसा इक्विपमेंट है जो स्टरलाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं और इससे क्या होता है, जो जितनी भी पैथोजेंस हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, वो इतने हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे डेड हो जाते हैं, जिससे सारी चीजें क्या हो जाती है? स्टरलाइज हो जाती है। ऑटोक्लेविंग इस मशीन का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द कंज्यूमर ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का कंज्यूमर कौन है? अब बात हो रही है कंज्यूमर की, तो हॉस्पिटल में कौन कंज्यूमर होगा? आप कहीं जाते हो, आपने किसी चीज को कंज्यूम किया, जैसे हम बात करते हैं, हम क्या हैं? हम प्राइमरी कंज्यूमर हैं। क्यों? क्योंकि हम प्लांट्स को खाते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं एक तरीके से। तो हम प्राइमरी चीजों को खा रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और अगर बेसिकली हम हमारी बात करें तो हम आते हैं टॉप कंज्यूमर पे। तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में कंज्यूम करने लायक चीजें क्या है? उनकी सर्विस, मेडिसिन, सर्जरीज। ये कौन? आप और मैं जाएंगे क्या? नहीं, ये कौन जाएगा? पेशेंट जाएगा। अगर हम पेशेंट हैं तो हम भी जाएंगे। तो यानी हॉस्पिटल का कंज्यूमर कौन है? चिल्ड्रन, सिबलिंग, पब्लिक या पेशेंट? पेशेंट। तो हॉस्पिटल का कंज्यूमर कौन है? पेशेंट। कितना बेसिक सवाल था ये, और ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। आप सोचिए, महाराष्ट्र एग्जाम के अंदर जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, ये 20 क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूं एक चीज, मेरी क्लासेस के अंदर भी बोलता हूं कि जो बच्चा संघर्ष बैच में है और संघर्ष बैच लेने के बाद में, देखो बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन कब होगा? इस संघर्ष बैच में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये रोज आपको 30 सवाल जो मिलते हैं, इन 30 सवाल को जो बच्चा रोज कर रहा है उसका सिलेक्शन इस दुनिया की ताकत तो नहीं रोक सकती। कोई ऊपर की ताकत हो तो वो अलग बात है, इस दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। 100% उस बच्चे का सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट सीट पे, क्योंकि ये डीपीपी बहुत एफर्ट करके बनाई जाती है। सेम ऐसा ही यहां पे आपको मिलेगा। ये 20 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ये 20 क्वेश्चन का मेन फॉर्मेट जो है वो आपको मिलेगा बैच के अंदर। तो वहां पे आपको चीजें वेल मैनर में मिलती हैं, आपको पढ़ने में मजा आता है। जैसे इस तरह की क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो हम पॉजिटिव एनर्जी से हमारा एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। dx मीन्स, अब dx का मीनिंग क्या होता है? अब कई बार आपने देखा होगा कि लिखा रहता है dx, इस dx का मीनिंग क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं एब्रीवेशन। क्या बोलते हैं? एब्रीवेशन। तो यानी कि यहां पे dx का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब चीजों को थोड़ा एक्सपैंड करना, फैलाना, बताना। ठीक है, तो ये क्या होता है? dx का मीन होता है डायग्नोसिस करना किसी चीज को। तो किस चीज को? जैसे कि मान लो किसी बच्चे को जॉन्डिस है, तो अब जॉन्डिस है तो जॉन्डिस में क्या हो गया? ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट करने से पहले डॉक्टर जो है उसने कोई इसको रिपोर्ट लिख दी डायग्नोसिस के लिए। तो उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐसे लिख दिया dx। इस dx का मीनिंग क्या है? कि वो डायग्नोसिस करना चाह रहा है जॉन्डिस को, तो उसको डाउट है कि जॉन्डिस हो सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। तो dx का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस का शॉर्ट फॉर्म है dx। क्या है? dx। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने इस तरीके से देखा होगा कि सर हाँ, हमारे पास में डॉक्टर की पर्ची होती है, उस पर लिखा रहता है rx।
अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा इस RX का मतलब क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप सारे बच्चे बताओगे, ताकि मैं भी तो जानने को मिले कि कितने बच्चों को पता है, और अगर नहीं पता तो पता करके बताइए, बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जी लगेगी, थोड़ा एफर्ट आप करोगे तो चीजें कुछ सीख के जाओगे। चलिए, ये मैं आपका वेट करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि RX का मीनिंग क्या होता है। बताइए, तो परसेंटेज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, आंखों के लिए भी यूज होता है बेटा, इन कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन। अगर हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कितने परसेंट होता है कंसंट्रेट फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन आपने देखा होगा क्लास 12th के अंदर, क्लास 11th के अंदर, वैसे तो गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल बैन कर दिए हैं, जो लाइव ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम रखते थे फॉर्मेलिन के सॉल्यूशंस के अंदर। अभी भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो डेड बॉडीज होती हैं, डेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको फॉर्मेलिन में रखा जाता है ताकि वो मेडिकल साइंस में और अच्छे से स्टडी कर पाए। तो उस फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में फॉर्मल्डिहाइड कितने परसेंट होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो होता है आपका 4 लिखा है ना, ये 4, तो 4 लिख दीजिएगा, और O है तो O लिख दीजिएगा। कितना हो गया? 40। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मेलिन के अंदर कितने परसेंट होता है? 40% होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है? तो ट्रिक ध्यान रख लीजिएगा, F से 40 और यहाँ पे O हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड कितना होता है? 40% होता है इन फॉर्मेलिन के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में 40% है। आप देख लीजिए, द स्टैंडर्ड वाटर सॉल्यूशंस इज अबाउट 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, बाय वॉल्यूम 37% बाय मास। अगर बाय मास पूछे 37% है, बाय वॉल्यूम पूछे तो 40% है। इट्स कॉल्ड 100% फॉर्मेलिन। इसको क्या बोलते हैं? 100% फॉर्मेलिन बोलते हैं। द स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजर सच एज अ मेथनॉल इज यूज एडेड टू सप्रेस ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये क्या करता है? सप्रेस कर देता है, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को रोक देता है, जिससे चीजें क्या रहती है? स्टेबल रहती है, स्टेबलाइजर हो जाती की तरह बिहेव करता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी इमोबलाइज, यानी पूछा गया है कि जो फुफ्फुसीय अंत श्यानता का सबसे आम कारण क्या है, यानी पल्मोनरी जो मोबलाइज है वो रुक जाता है, ये आपसे ये पूछा गया है। इसका मोस्ट कारण क्या है, इस सबसे जो जरूरी कारण जो है वो क्या पूछा गया है। तो ध्यान रखना, होता क्या कई बार कि जो आपके लंग्स हैं, ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ पर आपका मेडास्टियम छेद होता है बेटा, तो यहाँ हार्ट की तरफ होता है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ सप्रेस रहता है, प्रेस रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो थॉम्बरस है वहाँ पे क्या होता है? ब्लॉकेज आ जाता है। क्या आता है? ब्लॉकेज आ जाता है। इसको हम बोलते हैं फाइबर्स बन जाते हैं बहुत सारे, एलोलाई के अंदर खूब सारे फाइबर्स बन जाएंगे, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, इसी को बोलते हैं थॉम्ब्रोसिस। तो ये क्या होता है? वेन्स के अंदर क्या होता है? थॉम्ब्रोसिस हो जाता है। लेकिन कौन सी वेन्स के अंदर? जो अंदर तक होती है, इस लंग्स के अंदर तक होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम डीप वेन थॉम्ब्रोसिस। और डीप वेन थॉम्ब्रोसिस को हम एब्रीवेशन के तौर पे क्या बोलेंगे? DVT, डीप वेन थॉम्ब्रोसिस। तो वहां पे ये मेन रीजन है कि इसका पल्मोनरी इमोबिलिस का, यानी पल्मोनरी क्या रुक जाती है एक तरीके से, सांस लेने में दिक्कत पैदा हो जाती है बेटा। तो DVT यानी डीप वेन थॉम्ब्रोसिस, यानी अंदर की जो सबसे अंदर जो गहरी वेन जो होती है वहां पे ये प्रोसेस होता है, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी इमोबिलेशन। अब ध्यान रखना, इस पल्मोनरी इम्बोलिज्म को क्या बोलते हैं? PE भी बोला जाता है। A patient is admitted with a temperature of 105 Fahrenheit, nickel, rigidity and vomiting and lethargy. Meningitis is suspected, for which diagnosis test should be the nurse begin preparation. आपको कुछ पेशेंट्स की कंडीशन दी गई है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं बेटा। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपकी टर्मिनोलॉजी अच्छी है तो आपको पता रहेगा मेनिंजाइटिस जो है वो आपके ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन में मेनिंजिस में मेम्ब्रेन होती है। तो पूछा गया है, एक पेशेंट है जिसको 105 डिग्री का फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है और उसकी गर्दन अकड़ रही है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, थोड़ा उसको सुस्ती के साथ में एडमिट किया गया है, ठीक है। उसको मेनिंजाइटिस का लग रहा है कि हाँ इसको मेनिंजाइटिस है, ओके। तो नर्स जो है वो किस प्रकार का डायग्नोसिस करना स्टार्ट करेगी इनमें से? अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ ब्रेन रिलेटेड इशू हो रहा है, तो ब्रेन रिलेटेड इशू है तो क्या करेगी वो? तो ध्यान रखिएगा, जब आपको लगे कि नहीं यार ब्रेन रिलेटेड इशू है और ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जब केस हो किसका? सस्पेक्टेड हो किसका? मेनिंजाइटिस का आपका इसने बोल दिया, तो नर्स जो है वो किसके लिए करेगी? लंबर पंचर का जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर देगी। लंबर पंचर जो टेस्ट है वो किया जाता है आपके मेनिंजाइटिस का जो सस्पेक्टेड पेशेंट होता है उसके लिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लंबर पंचर जो टेस्ट है वो किसके लिए किया जाएगा? आपका मेनिंजाइटिस के सस्पेक्ट के लिए किया जाएगा। आगे बात करें, प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस इज, यानी नर्सिंग की प्रक्रिया में जो प्रायोरिटीज है उनको कैसे कंसिडर किया जाता है?
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक ये मॉरल वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग के हैकिंग टूल्स के अंदर कि किस तरीके से आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़ सकते हो, उसमें से एक हिस्सा ये जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने एकदम क्वेश्चन पैटर्न को उस तरीके से डिजाइन किया जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए। आपके एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत बेहतर क्वेश्चन होंगे। अगर आपने इस तरीके से तैयारी की आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये थ्योरेटिकल सेगमेंट है, ध्यान रखिएगा जब प्रायोरिटीज की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मास्लोज है उनकी हायरार्की जो है ह्यूमन की, वो ध्यान रखी जाती है। यानी सबसे पहले प्रायोरिटीज दिखानी है। तो मैंने आपको बताया था एक बार फर्स्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था कि पेशेंट आ रहा है तो कहाँ किस पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सेम वैसी बात कि ह्यूमन की जो नीड्स है वो हमको कहाँ देखने को मिलती है, मास्लो हायरार्की जो है उसके अंदर पता चलता है। जब हम पढ़ते हैं कि हाँ क्या क्या किसकी नीड है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो जो प्रायोरिटीज़ है वो प्रायोरिटीज़ हम यहाँ मास्लो हायरार्की से डिसाइड की जाती है। क्लियर? देखिए यहाँ पे, while planning the nursing process using Maslow's hierarchy of needs therapy, the nurse should always view the physiological needs कि उसकी फिजियोलॉजी के लिए क्या जरूरी है as the priority concern the address first follow by safety and security needs। यानी सबसे पहले जो उसका रीजन होता है वो होता है कि उस पेशेंट को सेव करना, उसको सिक्योर करना, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज द लो प्रायोरिटी ऑफ एड्रेस। और वो खुद ही इस मामले में कंसिडर करती है कि किस चीज़ को हाई प्रायोरिटी पे रखना है, किस चीज़ को लो प्रायोरिटी पे रखना है। और ये चीज़ें उसको कहाँ से सीखने को या देखने को मिलती है, मास्लो हायरार्की से देखने को मिलती है एक ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। जैसे आपने देखा आईसीयू के अंदर जाते ही सबसे पहले क्या करते हैं, जो वाइटल्स है वो चेक किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये ह्यूमन की बेसिक नीड है जिसको चेक करना है। तो हायरार्की में सबसे टॉप पे आता है। द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज, सबसे सटीक जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है वो क्या है, मतलब किस तरीके से ऑक्सीजन दी जाए। अब सटीक का मतलब क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन आप देना चाह रहे हो उतनी सारी ऑक्सीजन पेशेंट को मिल रही है, उसको बोलते हैं सटीक ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे फेस मास्क से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फेस मास्क में क्या होता है कि ऑक्सीजन ली वो वापस हम निकाल भी देते हैं, तो इसमें सारी 100% एफिशिएंसी इसमें नहीं आती, 100% एफिशिएंसी इसमें नहीं है। नॉन ब्रेकेबल नॉन रीब्रेथेबल मास्क इसमें भी 100% नहीं है। नेजल कैनोला, कैनोला में आपने क्या किया कि नेजल के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे भी नहीं है। ध्यान रखिएगा जो वेंचुरी मास्क है आपके, ये वेंचुरी मास्क जो है वो सबसे सटीक होता है आपके ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम के अंदर। ये सबसे सही है, ये डिस्पोजल होता है और इसको कंट्रोल किए जाने से एक्यूरेट जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो दी जाती है। तो सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ मिलती है आपको, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपको पता है कि हमारा 100 ml ब्लड क्या करता है 21%, या फिर अगर मैं इसको सिंपली लिखूं 21 ml ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इस वेंचुरी मास्क के अंदर 100 ml ईयर के अंदर 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। यानी जैसा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट का होता है वैसा ही इस वेंचुरी मास्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड में काउंट होता है। देखिए वेंचुरी मास्क इज अ टाइप ऑफ डिस्पोजेबल फेस मास्क यूज्ड टू डिलीवर अ कंट्रोल एंड एक्यूरेट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी कंट्रोल एंड दूसरी बात थी एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवर। ये एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेट टू द पेशेंट द फ्लो ऑफ 100% ऑक्सीजन थ्रू द मास्क ड्रॉज द कंट्रोल अमाउंट ऑफ रूम एयर एट 21% ऑफ ऑक्सीजन। तो रूम एयर में कंट्रोल 21% है, वहां पे ये 100% ऑक्सीजन को क्या करता है, डिलीवर करने की कैपेसिटी रखता है। आगे देखिए, प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेसिकुलेशंस, द प्रोसीजर इज एसेंशियल फॉर रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। यानी प्रॉपर सीपीआर देना या प्रॉपर हैंड का जो अरेंजमेंट है वो करना, ये एक तरीके से क्यों जरूरी है, यानी जो प्रेशर है वो किया जाता है, ये क्यों जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोई पेशेंट कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन चाहिए होता है तो उसमें क्या होता है कि जनरली आपको इन दोनों हाथों को प्रेस करना होता है चेस्ट के ऊपर, ठीक है। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए स्ट्रोक की ताकि हार्ट जो एक्चुअली पंप करे उस स्पीड के इक्वल होना चाहिए, यानी कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए पर मिनट 50 के अराउंड। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि आप जब प्रेस कर रहे हो तो हो सकता है पॉसिबली कि उसकी रिब फ्रैक्चर कर जाए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी रिब फ्रैक्चर ना हो, तो उसका जो रिस्क है वो फैक्टर कम किया जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जाता है, किसके लिए, रिब फ्रैक्चर को लेके। बाकी ये सब चीज़ें तो होगी नहीं, ये तो आपके वेट की वजह से होती है। जीआई ब्लीडिंग आपकी होगी नहीं, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग क्यों होगी,
वॉमिटिंग होगी नहीं क्योंकि जो पेशेंट है वो डायरेक्टली सीधा लेटा हुआ है, स्टमक में कोई इशू है नहीं, डायफ्राम में कोई इशू है नहीं, तो रिब जो फ्रैक्चर है वो उसके रिस्क को कम किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में यही है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास के अंदर वो टॉप 20 क्वेश्चंस किए जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प हो रही होगी और आपको भी समझ में आ रहा होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मैं बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चंस उठाता हूं जो एग्जामिनेशन में आ रखे होते हैं। तो बिल्कुल आपको वीडियो को पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्लास को देखिए मजेदार तरीके से और बैच को एनरोल करके अपनी पढ़ाई को आज ही स्टार्ट करिए। बिकॉज जितना टाइम आप लेट करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको पर डे टाइम देना पड़ेगा। आज से अगर आप स्टडी स्टार्ट करते हो 5-6 घंटे नॉर्मल अगर आप स्टडी करोगे आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। थोड़े दिनों बाद करोगे तो वो 5-6 घंटे का आपको 7 घंटे करना पड़ेगा और लेट करोगे 8 घंटे करना पड़ेगा। तो पर डे आपका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम शुरुआत आज से करें, लाइटली करें और चीज़ों को बहुत आसानी से करते हुए चलें। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया है, मेरी जो चीज़ें हैं वो आपको पसंद आ रही है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।